All right, so we will be starting exchange rate. And exchange rate is the price of one currency in terms of another currency. ये तो मेरे ख्याल है इसका तो पता होगा ना आपको, what is exchange rate? When you change your currency, how much you get from your, when you give your currency and how much you get the other currency. That is exchange rate. ठीक है. The normal exchange rate is the price of one currency in terms of another currency. ठीक है ना? Or we can say the price of domestic currency in terms of foreign currency. Okay. So how it works, I mean how it is calculated, how it increase or decrease, this is what we are going to study now. Right. So this is again Pakistan. There are two kind of exchange rate. One is trade weighted exchange rate, index form, I mean just what is the currency you are having, and the real exchange rate. What is exchange rate? A real exchange rate takes price change as well as change in the change into account the assess changes in competitiveness of the currency produced in global market. A fall in currency foreign exchange rate would be expected to make it export more price competitive. ये तो खैर आपको पता ही होगा, ठीक है ना? क्लियर हो गई? दो मतलब बेसिकली होती है, एक तो होती है कि आपका ना वेटेड होता है, एक क्रेडिट वेटेड डेबिट होती है फॉर्म इंडेक्स. जब भी आपका ना इंडेक्स, इसका मतलब टेबल होती है पूरी, याद रखिएगा. ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसमें कोई चीज प्रॉब्लम आती है, यू कैन इन बिटवीन यू कैन आस्क मी. ठीक है, और इफ यू डोंट आस्क दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो बेसिकली Okay, sir. ठीक है. अच्छा, इंडेक्स नंबर बेसिकली इंडेक्स जब ना, इंडेक्स जब भी होता है, जब व्हेनेवर सी द इंडेक्स, whether it's price index or retail price index or exchange rate index, whatever, index actually means पूरी टेबल फॉर्म में जो आपका जो होता है वो इंडेक्स में पूरा होता है. ठीक है, हम पहले भी हमने देखा था उसके एक्सचेंज, उसमें इन्फ्लेशन वगैरह वाले से. तो ये बेसिकली इंडेक्स फॉर्म में होता है, तो वो कहलाता है वेटेड एवरेज कहलाता है यार, सॉरी वेटेड एक्सचेंज रेट कहलाता है, जो आपकी डिफरेंट करेंसी के मुकाबले में करेंसी गिवन होती है. ठीक है. अच्छा, ये जो होती है रियल एक्सचेंज रेट, रियल और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होती है? अच्छा, टेक्स चेंजेस एज वेल एज एक्सचेंज रेट. देखें, रियल एक्सचेंज रेट टेक्स प्राइस चेंजेस, जो प्राइस चेंजेस जो हो रही है, उसके अलावा क्या लेता है? एक्सचेंज रेट चेंज इनटू अकाउंट टू असेस चेंजेस इन द कॉम्पिटिटिव कंट्रीज प्रोडक्ट इन ग्लोबल मार्केट. ये भी देख रहे होता है इसमें कि आपके पास जो है कॉम्पिटिटिवनेस कितनी आपकी जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट की ग्लोबली आपकी ग्लोबल मार्केट में. ग्लोबल मार्केट क्या होती है? इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है? वेयर वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट और फ्रॉम एनी कंट्री कैन बाय इट. ठीक है. अच्छा, ये भी आपको ये भी ध्यान में रखिएगा, जब करेंसी का आपका ना फॉल इन कंट्री करेंसी एक्सचेंज रेट. ठीक है, अगर करेंसी रेट हमारा फॉल होगा तो एक्सपोर्ट हमारी जो है ना कॉम्पिटिटिव उस पर बढ़ी जाएगी. ये भी याद रखिएगा. ठीक है ना? ये अब आपको बताया तो लग रहा होगा कि यार ये तो नेगेटिव चीज है कि हमारे करेंसी रेट हमारा जो है ना कम हो रहा है, लेकिन इससे क्या होता है? प्राइस कंपिटिटिव हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. क्यों? क्योंकि जब आपके पास यानी कि अगर $1 का अगर कोई $1 हमें देता है, तो हम उसको पहले हम देते थे 120 रुपए की चीज दे देते हैं. अब वही डॉलर उतने ही दे रहा है वो $1, लेकिन वो वी आर गिविंग 160 रुपीज गुड्स. इसका मतलब उसको ज्यादा चीजें मिल रही है. ये बात समझ में आ रही है? Sir, no, I didn't get this point. नहीं आ रही. देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ. ठीक है, आपको कुछ पाकिस्तान में कुछ चीज परचेज करनी है. ठीक है, आपने $1 दिया, तो मैंने आपको कुछ चीजें दी. मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ये समझें कि आप जो है ना वो एक बर्गर ले रही है फॉर एग्जाम्पल. आपने $1 दिया. अच्छा, बर्गर की प्राइस जो है ना 120 रुपए. ठीक है, इसको समझिएगा. अच्छा, 120 रुपए प्राइस है. आपने क्या, मैंने आपने डॉलर दिया, तो जो हमारे पास जो डॉलर कन्वर्जन रेट फॉर द टाइम बिंग जो है ना $1 इक्वल टू 120 रुपीज है. ये बात समझ में आ रही है? दो सिनारियो है. बर्गर की प्राइस कितनी है? 120 रुपीज है. और अभी जो $1 जो है ना 120 के बराबर है. यानी $1 आप देते हैं, 120 रुपीज आपको मिल जाते हैं. और आप अमेरिका में, पाकिस्तान हो, मेरी बर्गर की शॉप है, और आप यू आर द कस्टमर, यू आर वांट टू बाय माय बर्गर. ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब आपने $1 मुझे दिया, तो मैंने आपको वो बर्गर दे दिया. ठीक है, तो कितने हो गए? वो सही है, क्योंकि 120 था,
और 120 कन्वर्ट करेंगे तो एक डॉलर 120 के बराबर है। एक आपने डॉलर दिया, मैंने आपको बर्गर दे दिया, दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक हफ्ते का दोबारा आपको यही बर्गर चाहिए, आपके पास एक वही, क्योंकि आप अमेरिका में, आपने $1 का आपने मुझे दिया है। अच्छा, मैंने आपको क्या किया, एक बर्गर भी दिया और साथ में 40 रुपए वापस भी कर दिए। क्यों? क्योंकि नाउ द एक्सचेंज रेट इज 160 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब रेट कितना हो गया हमारा, जो रेट हो गया वो एक डॉलर के बीच हमें जो ना 100 रुपीज कन्वर्जन रेट है हमारा। तो आपने तो वही $1 दिया, लेकिन मैंने तो, क्योंकि अब डॉलर 120 रुपए का नहीं बल्कि 160 रुपए का है, क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई है, ये डेप्रिशिएट हो गई है। उससे क्या हुआ, यानी करेंसी के लिए फॉल इन द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरी ये बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है? यस सर, अब समझ में आ रही है। आ रही है, गुड। तो अब आपके पास, अब आपने वही डॉलर, आपके पास तो डॉलर है ना, आप तो डॉलर देंगे ना, आप डॉलर मुझे दिया, तो मैंने आपको बर्गर भी दिया और 40 रुपीज आपको एक्सचेंज में और भी दे दिए। अच्छा, आपने तो जाहिर है, आप, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो डॉलर का रेट है, वो तो आप तो डॉलर, $1 तो डॉलर ही आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए वो डॉलर की वैल्यू पहले ₹1.20 120 की थी, अब 160 रुपए की है। ठीक है, तो अब आपको जो है ना, जो अगर बर्गर की प्राइस वही की हुई है, तो मैं आपको बर्गर एक भी दूंगा, साथ में 40 रुपए वापस भी करूंगा। या इन अदर वर्ड, मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप, अब ये $1 के बजाय 90 सेंट्स का हो गया। आप, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। अच्छा, जान इसका मतलब क्या हो, बेसिकली जब क्वेश्चन जितना बढ़ते जाएगा, हमारी जो उसकी जो वैल्यू की है ना, वो कब हमारी जो प्राइस है हमारी, वो ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी, और वी विल बिकम, इससे एक फायदा ये होता है, करेंसी डिवैल्यू होती है कम, जो हमारे पास डिवैल्यू होती है, या हमारी वैल्यू जो कम होती है, जो हमारा एक्सचेंज रेट फॉल होता है, बेसिकली ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, और इंपोर्ट के लिए ये नेगेटिव होता है। कैसे? अब आप ये समझे कि अगर आपको, यही मैं वही मिसाल दोबारा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर, अब जो है ना वो एक जो है ना, मुझे आप मिसाल के तौर, आपको मैं, अब आप जो है ना वो अमेरिका में, मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है? आप, अब आपकी शॉप, बर्गर की शॉप है, मैं आपसे परचेज करना चाह रहा हूँ, और बर्गर आप कितने का बेचते हैं? $1 का, ठीक है? अच्छा, अब मुझे जो है ना, पहले जो डॉलर, एक रुपये 20 पैसे का डॉलर, 120 रुपए का डॉलर था, तो मैं 120 रुपए देता था, तो आप मुझे, मैंने इक्वल टू $1 आप मुझे बर्गर दे देती थी। अब मुझे वही $1 पे करने के लिए, मुझे अब जब मैं चेंज करने जाऊंगा ना करेंसी, तो मुझे 120 के बजाय 160 रुपए देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ताकि मुझे $1 मिले, वो डॉलर में आपको दो, ताकि बर्गर ले सकूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, प्राइसेस वही के वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। मेरी समझ में आ रही, मेरी बात समझ में क्लियर हुई? दोनों की, वलीद और फायका, दोनों की बात क्लियर यस हुई? सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये समझ में आ रहा है, यानी कि जब हमारे पास रेंज फॉल होता है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो इम्पोर्ट है वो महंगी हो जाती है, और एक्सपोर्ट जो है ना सस्ती हो जाती है। और मेरा ख्याल है, अगर ये क्लियर हो गया, तो ये वाइस वर्सा ही होता है। अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो इम्पोर्ट जो है ना वो सस्ती हो जाएगी, और एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इसको समझे जरा, ये कि रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो बेसिकली है, इसको आप अदर वर्ड आपसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो है ना ये डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये मतलब ये कि अब इसको जब भी है ना रियल वैल्यू या रियल मनी या रियल एक्सचेंज, बेसिक जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना, बेसिकली इसका लिंक जो होता है ना वो उसके साथ होता है, इन्फ्लेशन के साथ। देखिए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपको ये रहा, यानी कि जो नॉमिनल का मतलब हुआ, जैसे अभी मैंने 120 रुपए, 160 रुपए का डॉलर आपको बता रहा हूँ आपको, और फॉरेन एक्सचेंज ये रहा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना ये एक $1 है, या नॉमिनल एक्सचेंज जो जो हमारे पास है ना वो 160 रुपए है। ठीक है, डोमेस्टिक ये प्राइस इंडेक्स, डोमेस्टिक प्राइस का मतलब ये जो जो उसको हम देखते हैं हम, हाँ, इन्फ्लेशन वगैरह इसके अंदर इससे कैलकुलेट होता है। अगर ये इन्फ्लेशन रेस हो जाएगा, तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट कुछ और आएगा। अच्छा, इसका मतलब, अब इसको दोबारा पढ़ें। द रियल एक्सचेंज रेट में राइज एज ए रिजल्ट ऑफ एन एप्रिसिएशन इन दी, और इन इंक्रीज इन द करेंसी रिलेटिव इन्फ्लेशन। देखेंगे आगे दोबारा, बात समझ में आ रही है? दोबारा बताऊं?
ठीक है, Sir, मैंने got it. गॉट इट, वेरी गुड। क्योंकि देखिए ना, अगर आपके पास करेंसी वेरिएबल के साथ में अगर आपके साथ वो जो है ना जो ऐसा 100 और 160 की मैंने बात की, वो तो ये नॉमिनल वाली बात हो रही है। लेकिन साथ में अगर अगर इन्फ्लेशन भी हो जाए, तो फिर वो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर वो करेंसी का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। फिर मैं दोबारा वो एग्जांपल दोबारा देता हूँ। मिसाल के तौर पर बर्गर आपको $1 का बर्गर दे रही है, मांग रही थी। अच्छा, बर्गर मुझे 120 रुपए का था और मैं आपको 40 रुपए वापस कर रहा था, 160 रुपए होने की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर हमारी जो जो बर्गर की वैल्यू ही अगर 130 रुपए हो गई है, ठीक है ना, तो फिर वो 40 रुपए वापस करने का नहीं, बल्कि मैं आपको अब 30 रुपीज वापस करूंगा। और बर्गर अगर 140 रुपए का हो गया, यानी इन्फ्लेशन हो गया ना यहाँ पर, एक्सचेंज रेट भी साथ हो गया और साथ में दोनों चीजें, तो उसमें फर्क कुछ और आ जाएगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? कंफ्यूज तो नहीं हो रही आप लोग? Sir, समझ में आ रहा है, clear. नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा, वेरी गुड, चले, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो अगर मतलब ये कि अगर आपके पास अगर आपके पास इन्फ्लेशन रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो फिर वही वाले डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी साथ में जाएगा, उसका इफेक्ट कुछ और आ जाएगा। और अगर इसको एक और एग्जांपल अगर दूं मैं, अगर आपके पास ये समझ लें कि अगर वो जो आपके जो डॉलर है, वो आपका 120 से 160 रुपए का डॉलर हो गया, और जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से आपकी जो प्राइस जो बर्गर की है, वो 120 से 160 की ही हो गई है, तो फिर तो करेंसी रेट में कोई फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना आपका एक्सचेंज रेट का फर्क आया है, उतना ही इन्फ्लेशन का आ गया, तो वो नल वर्ड हो गया, यानी कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आप सस्ते नहीं हुए। लेकिन आपकी प्रोडक्ट सस्ती कब होगी? जब आपका इन्फ्लेशन रेट जो एक्सचेंज रेट से कम अगर इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे डॉलर जो है वो 120 से 160 का हो जाता है, तो वो तो हमारे पास हमारी प्रोडक्ट सस्ती हो गई। इन्फ्लेशन जो है वो सपोज करें 120 से लेकर 130 तक, 40 तक ही पहुंच गया, तो फिर भी हमें सस्ता हो जाएगा वो। उसकी वजह से हमारी जो मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, सस्ता हो जाएंगे, और हम वी विल बी एबल टू सेल मोर एंड मोर गुड्स एट ए चीपर प्राइस, कंपैरेटिव चीपर, ऑटोमेटिकली चीपर हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? देखें, T20 एक्सचेंज रेट का द प्राइस ऑफ एन वन करेंसी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज। ठीक है, बास्केट ऑफ करेंसी में तमाम करेंसी के मुकाबले में जो इनकी प्राइस है, और रिलेटिव प्राइस इंडेक्स के एक्यूरेसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स रियल परचेजिंग पावर। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा, परचेजिंग पावर अगर आपकी वही के वही रही, अगर इन्फ्लेशन वही कमी रहेगा, तो आपकी परचेजिंग पावर, करेंसी वैल्यू कम होने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी जाएगी। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा बढ़ा एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन, तो फिर भी आपकी एक्सचेंज रेट इफेक्टिव हो जाएगा। उसका मतलब हुआ कि आप फिर भी आप कम्पिटिटिव रहेंगे, आपकी प्राइस सस्ती हो जाएगी और आप चीप हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर आपका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा बढ़ा है, एक्सचेंज रेट कम बढ़ा है, तो फिर आपकी जाहिर है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सस्ती नहीं होगी, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट में जो करेंसी में फर्क आया, सपोज करें कि 160 का आया और बर्गर आपका 170 रुपीज का हो गया, तो फिर तो आपका डॉलर में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपका जो है ना वो वैल्यू, अगर आपकी अगर एक्सचेंज रेट के से ज्यादा अगर आपका जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, तो फिर आपकी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती नहीं होगी, बल्कि महंगी हो जाएगी। लेकिन जनरली आई एम टॉक जनरली क्या होता है कि आपके पास अगर इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट है, वही का वही है, और आपकी अगर करेंसी वैल्यू फॉल हो गई है, इसका मतलब अल्टीमेटली अगर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट अगर है, तो समझ लें कि आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी, इंपोर्ट महंगी हो जाएगी। और आपके पास अगर एक्सचेंज रेट जो है वो अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब वो आपके इंपोर्ट जो है ना वो सस्ती हो जाएगी, एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पढ़ा। अब जरा यहाँ देखते हैं। अच्छा, अब दो तीन किस्म के एक्सचेंज रेट होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि डिमांड एंड सप्लाई को आपने छोड़ दिया उसको, ठीक है, मार्केट फोर्सेस पे। क्या मतलब हुआ? जब मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, याद रखिएगा। आपके पास अगर उस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, तो वो जाहिर है महंगा हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उस करेंसी की वैल्यू कम होगी, तो क्या होगा कि आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसका ज्यादातर जो इम्पैक्ट आता है वो उससे होता है, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे,
एक्सपोर्ट ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट ज्यादा करने का मतलब ये हुआ कि आप चीजें सेल करें, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क में आ रहा है, और इंपोर्ट अगर कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो इसका मतलब बेसिकली पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो ये आपका करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसी तरह अगर आप जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं कंपैरेटिवली, तो क्या होगा कि आपको क्योंकि आप अब आपको जो है ना, जब आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिसका मतलब आपको जो जो इंपोर्ट करने के लिए पैसे देने हैं, तो फॉरेन आपको फॉरेन करेंसी में चाहिए, तो आपको और इंपोर्ट जो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे पैसा कम आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको चाहिए उसके लिए आपको बाई करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज, तो आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। मैं या माइक सेट क्लियर? दोनों समझ में आ रहा है? Yes, sir, but not that much. चलो दोबारा बताता हूँ, ठीक है? फ्लोटिंग एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है कि देखिए करेंसी की जैसे जैसे डिमांड ज्यादा होगी ना, अब डिमांड कब ज्यादा होगी करेंसी की? अब देखिए, आप मिसाल के तौर पर आपको, अगर आपको अमेरिका वो ये है यूरोप में और कनाडा के अंदर आपको सेल करनी है, तो आप जब सेल करेंगे तो इसका मतलब कि गुड भेजेंगे ना, पैसा आपके पास आ जाएगा, डॉलर आपके पास करेंसी में आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, इसी तरह अगर और आपके पास उस जो पैसे आएंगे, उससे आप जो दूसरे कंट्रीज की गुड्स परचेज कर रही हैं, उसके लिए इसी डॉलर को यूज करेंगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर आप, Yes. हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने 1 लाख की, सब सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख की गुड्स आपने सेल कर दी, $1 लाख के। ठीक है? तो आपने जब सेल की तो $1 लाख आपके पास आ गए। इंपोर्ट अगर आपने 1 लाख से कम करेंगे, तो इसका मतलब है आपका एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ होगा। ठीक है ना? तो आपको फॉरेन एक्सचेंज परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ 1 लाख। लेकिन अगर आपने 1 लाख की जो है ना वो एक्सपोर्ट की, यानी 1 लाख रुपए आपके पास आए, $1 लाख आपके पास आए, और अब क्या करना है आपको, अब आपको जो पेमेंट करनी है, जो आपने गुड्स परचेज की है, वो अगर आपने 2 लाख के लिए है, तो 1 लाख तो पे करते, फिर 1 लाख और चाहिए होंगे ना, $1 लाख आपको। जब 1 लाख डॉलर और चाहिए होंगे, तो जाहिर है फिर आप अपनी लोकल करेंसी आपको बेच के फॉरेन करेंसी परचेज करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी? इससे आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास जो है, अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दी, इंपोर्ट कम कर दी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो है ना वो इंपोर्ट जब कंपेरेटिवली अगर $1 लाख के आपने जो है ना वो एक्सपोर्ट किए, और इंपोर्ट सिर्फ 80,000 की है, तो आपके पास, आपको तो फॉरेन एक्सचेंज परचेज करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ $20,000। ठीक है? तो इस तरह क्या होगा कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है? बिल्कुल इसी तरह आप समझ लें, बिल्कुल इसको आप मेक इट सिंपल। देखिए, जो जो फॉरेन करेंसी है, ये बेसिकली जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। कैसे? इसको इस तरह समझेंगे, मिसाल के तौर पर अगर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप ज़ाहिर है, और जितनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लोग ज्यादा होंगे परचेज करने के लिए, उसकी करेंसी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। और जिस तरह इसकी जो वैल्यू, इसकी जो करेंसी की जो डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या होगी कि वो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वेरी सिंपल। अभी जो है जो जो अमेरिकन डॉलर की जो है प्राइस ऊपर जा रही है, बेसिकली उसकी वजह क्या है कि हमें पाकिस्तान ने इंपोर्ट बहुत ज्यादा की हुई है, एक्सपोर्ट कम की हुई है। जब इंपोर्ट हम जब ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो क्या होता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है, जब डिमांड बढ़ती है, तो वो प्राइस ऊपर चली जाती है। बिल्कुल वही वाली बात है, आम जो प्रोडक्ट होती है ना, अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर चली जाती है, डिमांड कम होती है प्राइस नीचे आ जाती है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो अगर डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अगर आपने फ्री फ्री फॉल छोड़ दिया आपने, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक है? परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंट्री। अच्छा, दिस इंक्लूड इनेबलिंग, इससे क्या होता है, these are various reasons why currency traders will buy domestic currency। तो देखें, ये देखें इसको समझें। There are various reasons why जो currency trader जो है ना will buy domestic currency, include enabling their customer to purchase goods and services from the country। ठीक है? ताकि कंट्री को टेस्ट कर सकें, इन्वेस्ट इन द कंट्री कर सकें, स्पेकुलेट ऑन मार्केट प्रॉपर्टी, सारे रीजन इसके अंदर दिए हैं कि लोकल इनको करेंसी की जरूरत पड़ती है इनको। अच्छा, एक और फिर दोबारा वही बात आ गई, एग्जैक्टली वही बात है। अ फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी कॉज्ड बाय मार्केट फोर्सेस नोन एज डेप्रिसिएशन। क्या मतलब हुआ? अगर आपकी वैल्यू जो है वो डिमांड सप्लाई की, यानी कि डिमांड आपकी जो है
वो ज्यादा है और सप्लाई अगर कम है तो क्या होगा, फिर आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी, यानी फॉल हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, राइस इन द वैल्यू, ये क्या कहलाता है? ये आपकी एप्रिसिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये लिखा हुआ एप्रिसिएशन, यानी वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब एप्रिसिएशन हो रही है। क्लियर है? अच्छा, ये देखें, इसको बिल्कुल जैसे आपने पहले डिमांड सप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी देखें आपके पास ये डिमांड वहीं की हुई है, सप्लाई अगर बढ़ेगी तो प्राइस नीचे आ जाएगी। ठीक है। और Yes, sir. इसी तरह अगर आपके पास जो है ना वो सप्लाई कम होगी तो जाहिर प्राइस ऊपर चली जाएगी, जैसे आम प्रोडक्ट की तरह, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर। क्लियर? सिंपल। अच्छा, अब आप अगर हम आगे आए तो एक तो ये तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका होता है कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, बाकी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर फिक्स कर देती है। अभी यूएई के अंदर और इवन के दुबई के अंदर इन्होंने क्या, एक दरहम, ये दुबई की करेंसी है, एक दरहम $0.25 फिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है। ये डिमांड सप्लाई पर नहीं छोड़ा इन्होंने। इससे क्या होगा, इतना उनको, लेकिन फिर इट इज सेंट्रल बैंक विल मेंटेन द रेट ऑफ इंटरवेन मार्केट। ये पूरा जो है ना इनको मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, इनको पूरा, लेकिन इसके लिए मेंटेन रखने के लिए क्या करना, जैसे पाकिस्तान में भी तकरीबन जो है ना वो 100 या 100 के अंदर अंदर, जो आपको याद होगा कि जब ये पीटीआई गवर्नमेंट से पहले बड़ा स्टेबल था वो। ठीक है। वो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टेबल किया हुआ था। वो अब वो बताऊंगा वो कैसे किया हुआ था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं था वो क्या था वो बताता हूँ, वो कैसे मेंटेन किया हुआ था मैं बताता हूँ। और अभी क्या हो गया हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी ये बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ये डिमांड सप्लाई से, यानी कि अगर जो जो सेल ज्यादा होगी कम ज्यादा होगी तो फ्लोटिंग एक्सचेंज वो कहलाता है। ज्यादा डिमांड होगी प्राइस ऊपर चले जाएगी। ठीक है। अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो नीचे आ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो ऊपर जाएगी। ये सिंपल मार्केट फोर्सेस की वजह से ये कहलाता है फ्लोटिंग। फ्लोट का मतलब समझती हैं आप वलीद? फ्लोट का Yes, sir. मतलब, हाँ वेरी गुड। फ्लोटिंग है ना, रोड के जो ऊपर जो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, यानी कि अगर जहां पे हवा का रुख होगा, जहां पे लहर जाएगी वो चले जाएगा। तो बेसिकली यहाँ एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आपके पास सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस नीचे आ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो आपके पास जो है वो सप्लाई कम होगी तो आपका प्राइस ऊपर चले जाएगी। इसी तरह डिमांड में भी यही है, जैसे आप इसमें इसको बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन डिमांड अगर ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर है प्राइस ऊपर चले जाएगी, डिमांड अगर यहाँ से कम हो जाएगी तो जाहिर है प्राइस कम हो जाएगी। ये तो आपकी क्या कहला फ्लोटिंग। अब एक फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है बिल्कुल, उसमें कोई भी जो है ना गवर्नमेंट जो है ना उसको वो नहीं करती, अलाउ नहीं होता बिल्कुल। जो भी गवर्नमेंट का रेट है वही रेट होता है। ये गवर्नमेंट फिक्स है एक्सचेंज रेट। ठीक है। कितना ये एकदम फिक्स होता है। बहुत कुछ कंट्रीज के अंदर फिक्स किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। मालदीव के अंदर भी जो तकरीबन 1.83 का डॉलर था, डॉलर था 11.83 का। जो दरहम है यहाँ पे इतना 0.25 का किया हुआ उन्होंने। ठीक है। इसी तरह मेरे ख्याल है सऊदी अरब में भी घर में इन्होंने कुछ फिक्स किया हुआ उन्होंने कि 1 रियाल इक्वल $2.25 ऐसे कुछ है, समथिंग इन बिटवीन, या 0.3 का। ठीक है, जो भी है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, कहलाती है फिक्स। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और होता है, देखिए ये वाली दोबारा बात आ गई, ये आगे देखें ना, मेंटेनिंग दी यूएई दरहम। ये अच्छा, मेंटेन करने के लिए क्या गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मेंटेन रखती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई यहाँ पे अगर आपको डिमांड है ना आपका, यहाँ का ये आपको बताऊंगा, ये कहलाता है मैनेज फ्लोट कहलाता है। ठीक है। कैसे कहलाता है बताता हूँ आपको। एक और कॉन्सेप्ट होता है जो इन दोनों के दरमियान का होता है। क्या होता है? वो ना तो फिक्स किया हुआ उन्होंने और ना फ्री छोड़ा हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या करती है? मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज होने आप लोग? यानी 3 एक्सचेंज रेट हो गए। एक तो हो गया फ्लोटिंग, तो मतलब डिमांड सप्लाई से वो प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी। एक है फिक्स, इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है। अच्छा, एक बेसिकली जो ये है, ये ये मैनेज फ्लोट। मैनेज फ्लोट का मतलब हुआ कि ये फ्लोटिंग को जो ना फ्री फॉल नहीं छोड़ा उन्होंने, इट इज समथिंग बिटवीन फिक्स एंड फ्लोटिंग। ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये देखें लिखा हुआ है ना, इन इफेक्ट कंबाइंड फीचर ऑफ ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कैसे, दोनों कैसे कंबाइन करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि गवर्नमेंट ने फ्री फ्री छोड़ा हुआ था। या इसको देखें जरा, ग्राफ को। गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको देखें, ये आपका ओरिजिनल जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई कर रही है वाला। ठीक है। ये अब आपका पॉइंट है।
ये बात समझ में आ रही है भाई? दोबारा बताऊं? सर आ रही है समझ। चलो ठीक है, ये आपका ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट था, गिराफा करना, ये आपका इनिशियल पॉइंट था। अब हुआ क्या, क्या हुआ ये कि आपके पास जो है ना वो डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ी तो जो आपको जो पॉइंट है, अगर ये है ना, देखिए डिमांड है तो डिमांड तो यहाँ चले गई, सप्लाई तो यहीं की है, तो एक्चुअली प्राइस यहाँ ऊपर जानी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने रिजर्व जो है मार्केट में सप्लाई कर देती है, उससे क्या होता है, ये सप्लाई भी बढ़ा देती है। सप्लाई बढ़ा दी तो ये डिमांड भी बढ़ गई। देखें, डिमांड यहाँ बढ़ गई और सप्लाई यहाँ बढ़ गई, तो अब जो आपके वाला पॉइंट है ये वाला आ गया, बेसिकली वही कभी एक्सचेंज रेट होगा। ये कहलाता है मैनेज फ्लोट। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, यस सर क्लियर। वेरी गुड। तो बेसिकली ये होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि ये ना उसको फ्री भी छोड़ा हुआ है, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट समझती है प्राइस ऊपर जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई बढ़ा देती है। और जब अब इसको इस तरह भी समझे, इसको इस तरह भी समझे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है ना वो डिमांड जो है ना वो नीचे कम हो गई, अगर डिमांड यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो क्या होगा कि आपके पास ये वाली प्राइस है ना, ये वाली जो आपकी सप्लाई है, डिमांड होकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई बढ़ा देगी, ताकि वो मेंटेन यही रहे। बात समझ में आ रही है आपके? तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई को इसको यहाँ ले जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कंफ्यूज तो नहीं हो रही? यस सर समझ में आ रही। वेरी गुड। ये S2 हो गया और ये D2, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली अगर ये अगर क्या सप्लाई अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ा देंगे, डिमांड अगर कम हो जाएगी तो सप्लाई फिर भी सप्लाई को कम कर देंगे, ताकि प्राइस जो है ना वो वापस अपनी स्टेट पे जाए। इस तरह की गवर्नमेंट एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्टेट पे मेंटेन रखती है। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को इससे अच्छा, इससे एक्सचेंज रेट का आप समझते हैं कि एक्सचेंज अगर रेट अगर आपका स्टेबल लोगों से फायदा क्या होगा? वलीद आप भी तो सोच के बताइए। अगर अगर एक्सचेंज रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, तो इससे फायदा क्या होगा? देखें, एक्सचेंज तो हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, हमें दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए। क्या ख्याल है आपका? कुछ आइडिया ध्यान में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। सर अभी तो नहीं आ रहा कुछ ऐसा। चले मैं बताता हूँ। देखें उसकी, देखें इसकी ये कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है ना एक्सचेंज रेट, अगर आपके पास जो है वो अगर फिक्स नहीं है, तो फिर अगर आपके फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर जो भी आप इंटरनेशनली जो आप जो है ना वो करेंगे, तो उससे प्राइस तो बहुत नुकसान और फायदा बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे ऑर्डर दिया कि भाई जो मुझे जो है ना वो जो है ना वो है ना टी शर्ट चाहिए आपके, 1 लाख टी शर्ट चाहिए, और $1 की एक टी शर्ट है सपोज करें। अब $1 1 लाख का ऑर्डर आ गया। अब पता चला मैंने यहाँ से सब कुछ बना दिया, पता चला प्राइस काफी नीचे आ गई, तो जाहिर देखें इंटरनेशनल में जब आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद फिर प्रोसेस होगा, बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि तैयार तो नहीं है ना चीज। आप ऑर्डर देंगे तो अकॉर्डिंगली मैं फैक्ट्री में अगर कम से कम 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लग सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, या कम से कम जो है ना महीने तो एटलीस्ट लग ही जाएगा ना। तो जब महीने के अंदर जब आपने सप्लाई की, पता चला जब तक पैसे वापस आए, पता लगा लो भाई वो तो एक्सचेंज रेट तो पता नहीं 160 से 180 रुपए का हो गया, तो आपका नुकसान हो गया। यानी या तो आपको नुकसान होगा, या यानी जो परचेज वाले का होगा, या सेल वाले का हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अगर इससे इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती है बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग यस सर। बहुत मुश्किल हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। इस वजह से एक्सचेंज रेट का जो है ना वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ जो फिक्स किया हुआ है, इसीलिए देखें ये जो कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने यूए के अंदर मेंटेन किया हुआ है। इससे अपने तौर पर कुछ बाफिर को इतना आसान नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, लेकिन क्योंकि उनको मुस्तकिल जो है ना रिजर्व रखने पड़ते हैं इतने, ताकि वो मेंटेन रहे। लेकिन इससे क्या होता है कि आप जो जो ट्रेडिंग है वो बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजीली जो है दुनिया जहाँ से आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब फैक्टर लेइंग अंडर, ये यहाँ तक क्लियर है फाइ का, वलीद? यस सर। चले ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसका मतलब आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो क्लियर हुई थोड़ी सी?
Yes, sir. चलो ठीक है। अच्छा, फैक्टर अंडरलाइंग चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फैक्टर क्या क्या होते हैं देखें, ठीक है ना, वही वाली अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था, डिमांड फॉर द करेंसी विल राइज द हायर वैल्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है, डिमांड फॉर द करेंसी विल राइज इफ हायर द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट बीइंग सोल्ड। अब ज्यादा अगर आपसे आपके करेंसी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसको जब करेंसी के आपके पास डॉलर ज्यादा आ जाएंगे, या कोई भी करेंसी आपका ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप और आप इसी तरह अगर आप जो है इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, तो फिर इसका मतलब है जो उसकी जो करेंसी की वैल्यू नीड फॉल कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि आपके पास तो करेंसी आपको ज्यादा चाहिए होगी, यू हैव टू सेल योर करेंसी टू बाय दोस करेंसी, ठीक है। ये सिंपल, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। ये जो राइस की बात है कि डेप्रिशिएट, अच्छा डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, इसका डिफरेंस समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन का मतलब तो ये होता है कि आपके पास जो डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस नीचे आ रही है, वो डिवैल्यू कहलाता है, ठीक है ना। अ फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट विल मेक द एक्सपोर्ट चीपर, तो आपने हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। द इंपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव आइटम करेंसी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका है ना, ये जो डेप्रिसिएशन होती है, इसका मतलब होता है आपकी करेंसी की वैल्यू डिमांड सप्लाई के से नीचे आ रही है। लेकिन जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अपनी करेंसी को कम करना, वो कहलाती है डिवैल्यूएशन, याद रखिएगा। अगर डिमांड सप्लाई की वजह से आपके पास जो करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। और अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी अपनी करेंसी को वैल्यू को कम करना एक ऑर्डर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। इसी तरह आपके पास जो है एप्रिसिएशन भी हो जाएगी। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद जो है ये डिमांड सप्लाई वाला कर्व आ गया बेसिकली, ठीक है ना। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, ये लीड होगी द इफेक्ट ऑफ राइस इन नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी प्राइस, आपकी करेंसी की प्राइस लेवल ऊपर चले जाएगा। बात समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अच्छा, इसी तरह, No, sir. चलो वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह, अच्छा एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं जे कर्व का, उसकी इसी तरह डिवैल्यूएशन पहले समझ लें। जिस तरह मैंने कहा था डिवैल्यूएशन, इस तरह एप्रिसिएशन भी होती है। अगर आपके पास जो है ना, आपकी करेंसी की वैल्यू जब आपके ज्यादा, जब करेंसी के लिए आपकी राइस ऊपर चले जाएगी, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी, डिमांड सप्लाई के थ्रू जो ऊपर जाएगी वो कहलाएगी एप्रिसिएशन। और गवर्नमेंट अगर डिसाइड करेगी, और गवर्नमेंट अगर कर दे लोअर कर दे, लोअर कम कर देगी, इसका मतलब कहलाएगी रिवैल्यूएशन। सॉरी, कम नहीं, बढ़ाएगी। अगर करेंसी की वैल्यू अपनी बढ़ा लेती है, वो कहलाती है रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम हो तो मुझसे झुके ना इसमें, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखें इसमें, देखें हमारे पास एक चीज आ गई, एक चीज है इसके अंदर, जे कर्व, इसको समझ लीजिए भाई, दोनों बहुत अटेंटिव रहिएगा, समझिएगा। देखें, जब आपके पास ये जे कर्व इफेक्ट जो है ना, a fall in exchange rate causing an increase in current account deficit before it reduce it due to the time it takes for demand to respond। अच्छा, अब ये देखें, इसको समझे जरा, जे कर्व क्या होता है। जे कर्व जो है ना, बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास जो है, आपके पास जो है वो आपके पास जब आपकी जो डिमांड सप्लाई, सपोज करें कि आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई, ठीक है ना, डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट होने से क्या होगा कि आपके पास जो पेमेंट करनी है, वो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इसको इस तरह समझें, अगर आपको 10 लाख डॉलर तो 1 लाख डॉलर देने हैं आपको, ठीक है ना, 1 लाख डॉलर देने, और आपकी करेंसी जो है ना, 160 से लेकर आपके 170 हो गई, तो पहले 1 लाख डॉलर के आपको 1,60,000 देने थे, ठीक है। अब आपकी करेंसी जो है ना, वो 160 से 170 रुपए हो गई, तो वही जो पैसे आपको देने थे, पेमेंट करने थे, 160 लाख, अब आपको 170 लाख देने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? Yes, sir. Confusion हो रही है. चलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो आपके पास अभी करेंसी जो हमारे पाकिस्तान के जो $1 जो है 160 रुपए का है, हमें पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख डॉलर की। तो 1 लाख डॉलर के अगेंस्ट हम 160 लाख डॉलर देंगे ना। बात समझ में आ रही है?
अगर $1,00,000 देने और $1 160 रुपए का, तो 160 लाख रुपए देंगे ना? नहीं समझ आ रही? हेलो? Yes, sir. There. अच्छा, अगर आपके करेंसी जो है ना वो 160 के बजाय हमारी करेंसी की जो है ना डेप्रिशिएट हो गई और पता क्या चला 170 रुपए का हो गया डॉलर, तो अब वही पैसे आपको कितने देने पड़ेंगे? 1,60,000 के बजाय 170 लाख देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे ना? Yes, sir. अच्छा, उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना आपका फैक्टर मजीद खराब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, पोजीशन आपकी मजीद खराब हो जाएगी। लेकिन जब डी वैल्यू की, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, सस्ती हो जाएगी, तो उस पहले तो आपका जो है ना ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना नीचे आएगा, फिर बहुत तेजी से ऊपर, लेकिन जब तक डिमांड तक लोगों को पता चलेगा करेंसी डिवैल्यू हो गई है, चीजें सस्ती हो गई है, तो ऑर्डर आते 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 फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर बहुत तेजी से ऊपर चले जाएगा। ये कहलाता है जे कर्व। फिर बात समझ में आ गई? सर नहीं, अभी नहीं आई। देखिए, जे कर्व बेसिकली ये करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट का मतलब होता है कि जितनी आपको इंपोर्ट किए और एक्सपोर्ट किए, जितना आपने जो है ना पैसे आपके पास आए हैं और जितने आपको देने हैं। अभी आपको जो है ना वो $1,60,000 पे करने थे ना आपको, $1,00,000 पे करने Yes. का, अब करेंसी डिवैल्यू हो गई तो 170 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, तो करेंसी में आपकी पोजीशन मजीद खराब हो गई, इसलिए ये बहुत Yeah, नीचे yeah. आ गया, नेगेटिव में चले गए। लेकिन जब आपके पास इट विल टेक सम टाइम, मतलब ये देखिए टाइम लिखा है ना, टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद, 1-2-3 महीने के बाद क्या हुआ कि आपकी जो करेंसी की डिवैल्यू होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो अब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। लेकिन शुरू के अंदर आपको पहले ये नुकसान होगा, लेकिन फिर 1 आध महीने के बाद जब तक वो आपकी करेंसी की वैल्यू और डी वैल्यू की वजह से डिमांड बढ़ेगी और आपके पास इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन इट विल टेक सम टाइम, ये टाइम पीरियड ही है यहाँ Okay, से। sir. ये बेसिकली कहलाता है जे कर्व, यानी जे कर्व इनिशियली तो आपको मजीद खराब करता है, नेगेटिव में फिर पॉजिटिव में लेके चले जाता है। क्लियर है? इसको फिर देख Okay. Yes. लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम है फिर पूछ लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, Okay. ठीक है ना? देखिए, दिस इज वेरी Okay, इंपॉर्टेंट, sir. जे कर्व, ठीक है? चलें, ग्रेट। तो इसका मतलब ये होगा हमने कर लिया यहाँ पे। ये देखें, इसी तरह ये वाला होती है, अगर आपकी करेंसी जो राइज कर जाएगी तो आपका इनिशियली तो जाने आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, आप अच्छी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि फ्यूचर में आपकी करेंसी जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी, एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी। ये पहले शुरू में तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टाइम की वजह से। जस्ट अपोजिट ऑफ जे कर्व, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। चले, वलीद हमारे साथ ही है ना, आप कहीं चले तो नहीं गए? जी सर। हाँ, चले, ठीक है। अच्छा, आप अब थोड़ा सा ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड बेसिकली क्या होता है, ये रेशियो होता है इसका। किसका होता है? ये वाला टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स ये भी एक टेबल होता है। इंडेक्स प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस जो होती है, ठीक है, जो आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस होती है, वो जितना भी आपने टोटल बास्केट ऑफ गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं और जो बास्केट ऑफ गुड्स जो आपने इंपोर्ट किए, उन सबकी प्राइसेस को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, वो कहलाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है, ठीक है? इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके जो है ना कॉइल्स के चेंजेस, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, ये ना ये यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट कम, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों? काफी आज के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं ना यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, Okay, sir. ठीक है ना? क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ तक आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पिछला रिवाइज कर लीजिएगा, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम क्वेश्चन, आई एम स्टार्ट गिविंग यू पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, चलें। फलीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, वरना हम क्लास ऑफ कर लेते हैं।